हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटा सा एक घाव निकल गया हुआ था, इसी कारण से कल वीडियो नहीं आया और आज शनिवार है, आज वीडियो आपको मिल रहा है। हम लोग इस वीडियो से एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स आएंगे, 3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर आपका पूरा होगा। हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी से अब तक जो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उनमें है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पूरे सीरीज का पहला वीडियो यही था, पहला चैप्टर यही था। उसके बाद हम लोगों ने अध्याय 5 पूरा कर लिया है, जैव प्रक्रम। अध्याय 6 पूरा कर लिया है, नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 7 पूरा कर लिया है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स कवर किए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी से। अब हम लोग अध्याय 2 पूरा करेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आने वाले जो 4 चैप्टर्स होंगे वो ये सारे होंगे, 4 नहीं 3 चैप्टर्स, 1 2 3 ये चैप्टर लेकर के, अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर को लेकर के आने वाले जो 3 चैप्टर्स हैं, यानी 2 और चैप्टर्स जो हैं धातु एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, इन सारे को पूरा करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। बायो का हमारा बस एक ये बचता है, आनुवंशिकता, क्लास 10th से। अगर हम क्लास 9th एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसमें केवल फिजिक्स बचा हुआ है ना, केवल और केवल फिजिक्स बचा हुआ है। हम लोगों ने बायो को कंप्लीट कर लिया हुआ है और हम लोगों ने केमिस्ट्री को पूरा कर लिया हुआ है, केवल फिजिक्स बचा हुआ है क्लास 9 से। ठीक, और फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ना तो हम लोगों ने क्लास 9th का एक भी चैप्टर किया हुआ है और ना ही क्लास 10th का किया हुआ है। तो पूरा क्लास 10th अब हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग 9th पे जाएंगे। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री के इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स के इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और आखिरी में जाकर के हम लोग आनुवंशिकता चैप्टर को कवर करेंगे। आनुवंशिकता एवं विकास पहले पढ़ना था एनसीईआरटी में, अब विकास को हटा दिया गया है। विकास यानी कि इवोल्यूशन वाले पोर्शन को हटा दिया गया है, केवल आनुवंशिकता जो है आपको पढ़नी है, जिसमें हम लोग मेंडल के जो नियम है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ही पढ़ना है आनुवंशिकता में, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि बायो के हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत क्या ये 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़नी आपको। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है। तो ये हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसका ये पार्ट 1 है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं साइंस एकदम से डीप में जाकर के, गहराई में जाकर के, तो आप हमारे साइंस फाउंडेशन वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन पे जाकर के ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, इसमें क्लास 9th 10th एनसीईआरटी जो है पूरा कवर है। क्लास 11th 12th एनसीईआरटी का 60% बोल सकते हो कि कवर्ड है। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये जो पीडीएफ है जो अलग से अगर आप बाई करते हो तो आपको 160 पे करना पड़ता है। इस वाले कोर्स के अंदर एज ए बोनस जो है ये सारे पीडीएफ्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है जो मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं और कुछ पीवाईक्यूज है ना। एनसीईआरटी से सारे एमसीक्यूज इसमें बनाए हुए हैं, राइट। तो एज ए बोनस आपको ये पीडीएफ मिलता है इस कोर्स के अंदर। अगर आप इसको अलग से बाई करते हो तो 160 आपको पे करना पड़ता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था, वैकेंसी 19 वाली थी, लेकिन एग्जाम जो है 2022 में हुआ था। तो इस एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। ग्रुप डी के एग्जाम में टोटल 2475 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सारे का डिस्कशन वीडियो भी एक कोर्स के रूप में आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर। तो अगर आप उन सारे प्रश्नों को देखना चाहते हैं जो इस एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप हमारे इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, इस कोर्स में जाकर एनरोल कर सकते हो। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 99 शिफ्ट्स हुए थे। उन सारे शिफ्ट्स को जो है टेस्ट सीरीज के रूप में कन्वर्ट करके आपको टेस्ट भी दिया जाता है और A4 साइज में प्रिंटेबल पीडीएफ भी जो है आपको इस वाले कोर्स में मिल जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो इन सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो है, जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है एज अ बोनस। ठीक है, अगर आप अलग से बाई करते हो तो इसके लिए आपको 100 पे करना पड़ता है, लेकिन इस कोर्स के साथ एज अ बोनस आपको दिया जाता है। ठीक है, एज अ बोनस आपको दिया जाएगा, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए थे
2018-19 में रेलवे के ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में, 2024 में ये सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी प्रश्न आपको इनमें मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या सब बातें कही गई है इस चैप्टर के अंदर। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा यानी कि सावर एंड बीटर स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। पिछली कक्षाओं में मतलब क्लास 7th की बात की जा रही है, क्लास 7th में भी हमें जो है अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ी बहुत बातें पढ़नी होती है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता यानी कि एसिडिटी से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। नींबू पानी देंगे, सिरका देंगे या बेकिंग सोडा का विलयन देंगे। तो बेकिंग सोडा जो है दिया जाता है क्योंकि यह क्षारकीय प्रकृति का होता है ना। अम्लता है यानी कि अम्ल ज्यादा बन गया है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए जो है बेकिंग सोडा बोल सकते हो कि दिया जाएगा, जो कि क्षार की प्रकृति का है। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, यही चीज होता है। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। सही बात है, अगर ज्यादा अम्ल बन गया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, क्षारक देंगे, क्षारकीय पदार्थ देंगे ताकि अम्ल के प्रभाव को कम किया जा सके। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। ये क्लास 7th की बात जो है यहां पर की जा रही है। देखो, अगर आपने क्लास 7th अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बहुत सारे लोग आप बोलते हैं कि क्लास 6 से 12th तक का जो है साइंस पढ़ा दीजिए, एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। देखो 11th 12th से तो आपके एग्जाम में प्रश्न जो है नहीं के बराबर आते हैं, आप इस बात को समझिए। ज्यादातर एग्जाम में जो है सवाल जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्लास 9th और 10th से। अगर आप इस पर ही कमांड कर लेते हो ना तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप इस बात की चिंता ना करें कि 6th 7th 8th ये सब हमने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9th और 10th को अच्छे से पढ़िए, यही आपके लिए जो है काफी हो जाएगा, ठीक। और अगर आप डीप में जाकर के पढ़ना चाहते हैं कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ूं थोड़ा सा और गहराई में जाकर के पढ़ूं, तो उसके लिए ही मैंने ये कोर्स जो है तैयार किया हुआ है। आप में से जिनको भी थोड़ा सा और डीप में जाकर के पढ़ना है, गहराई में जाकर के पढ़ना है, तो आप इस वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लेकिन इस कोर्स में जो है डीप में जाकर पढ़ाया गया है तो ऐसा आपको लग सकता है कि यार कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ भी मैंने कंप्लीट 11th 12th नहीं पढ़ाया हुआ है, केवल 60% कवर किया हुआ है, और वो भी बायो में ज़्यादा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतने नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है। बायो में बोल सकते हो कि है, क्योंकि बायो के कभी कभार जो प्रश्न है वो डीप में आ जाते हैं, तो वो भी 60% ही है, पूरा नहीं है। जब आपको पढ़ना नहीं है ज़्यादा, 11th 12th से प्रश्न आते ही नहीं है, तो फिर क्यों ही बेकार की उतनी सारी चीज़ें जो है पढ़नी है। तो डीप डाइव करना चाहते हो, गहराई में साइंस पढ़ना चाहते हो, तो इस वाले कोर्स में जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज 9th और 10th पर आप अच्छे से कमांड कीजिए, ये आपके लिए जो है काफी है, ठीक। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये आपको याद रखना है। ये अम्ल का बोल सकते हो कि गुणधर्म है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बार आप याद रखना, बार शब्द जो है आप अक्सर सुनते हैं, तो बार शब्द जो है आप याद रखेंगे। यहां पर ए का मतलब है एसिड, ठीक, और बी का मतलब है ब्लू, और आर का मतलब है रेड। तो ब्लू को रेड कर देता है ये ए, ये एसिड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड, और इसके ठीक उल्टा हो जाएगा बेस के लिए। रेड को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में कौन, बेस, यानी कि क्षारक। तो केवल एक का आप याद रखो, दूसरा आप जो है रिवर्स कर देना, आप जो है आसानी से सोच लेंगे। दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। केवल आप बार जो है ये शब्द जो है ध्यान में रखिए, बी से ब्लू, आर से रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा कौन, एसिड, अम्ल। तो क्षारक के लिए आप ठीक उल्टा बोल देना कि लाल को नीला में कन्वर्ट कर देगा कौन, क्षारक। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये अम्ल की बात की जा रही है कि स्वाद में अम्ल खट्टा होता है और ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड कर देता है। अगर हम क्षारकों की बात करते हैं तो ये स्वाद में कड़वा होता है, बीटर होता है।
और ये ठीक उल्टा काम करेगा, ये लाल को नीला में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्या इंडिकेट करता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षारकीय है। क्षारक और क्षार में अंतर होता है, ये हम लोग देखेंगे इसी वाले चैप्टर में। इसी प्रकार हल्दी, टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है, यानी हल्दी भी जो है एक सूचक है अम्ल और क्षार को बताने के लिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। देखो, श्वेत जो कपड़ा है उस पर सब्जी का दाग लग गया है, सब्जी में हम लोग हल्दी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। जब उस पर हम लोग साबुन रगड़ते हैं जो कि क्षारकीय प्रकृति का साबुन होता है, तो उसका रंग जो है पीला से भूरा लाल हो जाता है। पीला से कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हल्दी भी अपने आप में सूचक है क्षारकीय पदार्थ बताने का। जो दाग है उसमें हल्दी भी होता है, तो जब हमने साबुन को रगड़ा तो वो लाल भूरा हो गया, है ना, लाल भूरा हो गया या भूरा लाल हो गया। इससे पता चलता है कि साबुन जो है अपने आप में क्षारकीय पदार्थ है, क्योंकि पीले रंग का जो हल्दी है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है क्षार के माध्यम में। जब हम क्या करते हैं कि कपड़े को अत्यधिक जल से धो देते हैं तो वापस से पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि जो साबुन है वो हट जाता है। इसीलिए हटने के बाद जो है वापस अपने ओरिजिनल वाले कलर में हल्दी चला आएगा। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन ये कैसे सूचक है भाई? ये है सिंथेटिक, है ना, संश्लेषित सूचक है, यानी वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशाला में बनाया हुआ है। जबकि लिटमस की बात करते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचर जो है हमें ये देता है। हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोल्फ्थलीन है ये संश्लेषित सूचक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से जब प्रश्न आएगा ना तो मैक्सिमम आप में से गलत करके आएंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गलत करके मत आना। हल्दी का रंग देखो, अगर मान लीजिए कि माध्यम अम्लीय है तो हल्दी का रंग पीला ही रहेगा। हल्दी का जो रंग है वो पीला होता है। अगर माध्यम मान लीजिए कि अम्लीय है या फिर उदासीन है तो भी। अगर मान लीजिए कि क्षारीय माध्यम है, ऐसे केस में भूरा लाल हो जाएगा, जो आपने यहां पर देखा। जब साबुन को रगड़ा गया था तो भूरा लाल हो गया था, क्योंकि साबुन जो है क्षारकीय प्रकृति का था। ठीक, तो हल्दी का रंग जो है वो अम्लीय माध्यम में चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने किसी पदार्थ को जो है हल्दी के ऊपर डाला, हल्दी लगा हुआ था, उस पर आपने किसी पदार्थ को डाला। अब मान लीजिए कि अगर वो अम्लीय है या उदासीन है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। यानी अम्ल और उदासीन में डिफरेंशिएट जो है हल्दी का रंग नहीं कर पाएगा। जो पदार्थ आपने डाला वो अम्ल भी हो सकता है या हो सकता है उदासीन हो, ये चीज पता नहीं चलेगा। लेकिन ये आपको पता चल जाएगा कि जो पदार्थ आपने डाला है वो क्षारकीय प्रकृति का है या नहीं है, क्योंकि अगर वो क्षारकीय प्रकृति का होगा तो जो हल्दी का रंग है भूरा लाल हो जाएगा। यानी अम्ल और उदासीन के बारे में हल्दी का रंग आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए पदार्थ क्षारकीय है तो अपना कलर चेंज कर देगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आपने देखा संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, यहां पे है ना, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, इसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। यहां देखो आप, तो जो मिथाइल ऑरेंज है ये हल्के नारंगी रंग का होता है जब ये उदासीन होता है। तब उदासीन में रंग जो है हल्का नारंगी होगा। अगर मान लीजिए कि इसमें अगर आप अम्ल डाल देते हो, आपने एक पदार्थ डाला और वो अम्लीय था, उसका रंग बदलकर लाल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने पदार्थ डाला वो क्षारकीय था तो वो उसका रंग बदल करके पीला हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मिथाइल ऑरेंज देखो, ऑरेंज है ना, नारंगी, तो ये नारंगी रंग का होता है, यानी कि जब उदासीन होता है। लेकिन अगर आप जो है इसमें अम्ल मिलाते हो या फिर किसी
अम्ल के ऊपर इसको डालते हो तो इसका रंग बदलकर लाल हो जाएगा, और अगर आप किसी क्षारीय माध्यम के ऊपर इसको अप्लाई करते हो तो ये पीले रंग का हो जाएगा। अगर हम फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं तो रंगहीन है ये, है ना, ये रंगहीन है, और अम्लीय माध्यम में ये भी रंगहीन है। तो मान लीजिए कि आपके पास फिनोल्फ्थलीन विलयन है, वो रंगहीन है, आपने एक पदार्थ डाला, उसका रंग चेंज नहीं हुआ, तो ये अम्ल भी हो सकता है, जो पदार्थ आपने डाला अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो आप ये अंतर नहीं कर पाओगे कि वो अम्लीय है या फिर उदासीन है, क्योंकि दोनों के केस में रंगहीन ही तो है। लेकिन अगर वो जो पदार्थ आपने डाला वो क्षारकीय प्रकृति का है तो गुलाबी रंग देगा आपको, गुलाबी रंग देगा आपको। तो उदासीन है या फिर उदासीन है पदार्थ या फिर अम्लीय है, ये अंतर नहीं बता पाएगा फिनोल्फ्थलीन। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्षारीय है तो बता देगा, गुलाबी रंग दे देगा, है ना, रंगहीन से गुलाबी रंग का हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। लिटमस विलयन जो होता है ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। ये आपसे पूछा जाता है जब लिटमस जो है, लिटमस विलयन उदासीन होता है, जैसा कि आपने अभी यहां पर देखा कि मिथाइल ऑरेंज जब उदासीन होता है तो हल्के नारंगी रंग का होता है, नाम में ही ऑरेंज है तो याद रखना। अगर हम फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं तो उदासीन अगर ये होता है तो रंगहीन होता है। लेकिन अगर हम लिटमस विलयन की बात करते हैं तो बैंगनी रंग का होता है जब ये उदासीन होता है, मतलब ना तो ये अम्लीय है ना तो क्षारीय है, वैसे केस में ये बैंगनी रंग का होता है। अब ये जो लिटमस है इसको प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन जो है ये जो पादप के अंदर 5 समूह है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा से इसको प्राप्त किया जाता है, थैलोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है, मतलब कि उदासीन जब होता है, वैसे केस में बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है, जेरानियम है, जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। ये ध्यान दीजिए कि लिटमस हो गया, और ये सारे पदार्थ जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सब के सब क्या है, सूचक है। भाई कैसे सूचक है, तो अम्ल क्षारक सूचक है, अम्ल और क्षार पता लगाने वाले ये सूचक है ना। कोई पदार्थ अम्ल है या अम्लीय है, क्षारक है, क्षारकीय है, इसका पता लगाने के लिए इन सारे का इस्तेमाल किया जाता है सूचक के रूप में। और ये सारे जो है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक सूचक हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लिटमस भी प्राकृतिक सूचक है। भाई संश्लेषित सूचक में जो है आपको ये मिथाइल ऑरेंज ध्यान में रखना है और ये फिनोल्फ्थलीन ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे जो है आपके प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको 3 परखनलियां दी गई है, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। एक में आश्वित जल है, दूसरे में अम्लीय विलयन है, तीसरे में क्षारीय विलयन है। आपको नहीं पता है कि कौन से में कौन सा विलयन है। भाई किस टेस्ट ट्यूब में, किस परखनली में कौन सा विलयन है, किसमें अम्लीय है, किसमें क्षारीय है, किसमें उदासीन विलयन है, आपको नहीं पता है। आश्वित जल जो है उदासीन होता है, आश्वित जल उदासीन होता है। तो किसमें उदासीन है, किसमें आश्वित जल है, किसमें अम्लीय विलयन है, किसमें क्षारीय विलयन है, आपको नहीं पता है। आपको केवल और केवल दिया गया है लाल लिटमस पत्र, केवल और केवल आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है ना। ये मान लो कि एक पेपर दिया गया है, ये रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है, राइट। ये रेड लिटमस पेपर है। आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया बार। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करने का काम अम्ल करता है, लेकिन रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है भाई? बेस करता है। आपको क्या दिया गया है? रेड लिटमस पेपर दिया गया है।
तो आप क्या करेंगे, इस लिटमस पेपर को जो है, इस लिटमस पेपर को तीनों में डालेंगे बारी बारी से, तीनों में डालेंगे बारी बारी से। तो होगा ये कि आश्वित जल में उदासीन है तो रेड लिटमस पेपर का कलर जो है रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर अगर आप इसको डालते हैं किसी क्षारीय विलयन में तो इसका कलर जो है रेड से ब्लू हो जाएगा। अगर आप अम्ल में डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोई एक विलयन तो ऐसा होगा जिसमें आप इस लिटमस पेपर को डालेंगे रेड वाले को, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप साइड कर लेंगे, आप बोल देंगे कि ये अपने आप में क्या है कि एक बेस है। मान लीजिए कि आपने पकड़ लिया कि भाई ये बेस है, ये बेस है, इसको आपने साइड कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये दोनों बचे हैं। समझ में आ रहा है ना। लाल लिटमस पत्र जो है नीला हो जाए, वो जो विलयन है हमारा जो है क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो है ये क्षारीय विलयन है, क्योंकि जब इसमें लाल लिटमस पत्र को डाला गया तो नीला हो गया, इन दोनों में डाला गया तो कलर में कोई चेंज नहीं आया था। अब इसमें एक जो है अम्लीय विलयन है और दूसरा जो है आश्वित जल है, दूसरा आश्वित जल है। अब हम क्या करेंगे, जो लिटमस पेपर आपने इसमें डाला था वो तो ब्लू हो गया था, वो तो ब्लू हो गया था, ठीक। इसको हम क्या करते हैं ना, यहां से तोड़ लेते हैं, दो भाग में तोड़ लेते हैं ताकि हमें नीले लिटमस पेपर का जो है दो भाग हमें मिल जाए। इसको हम लोगों ने तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक टुकड़ा लेंगे, ठीक, एक टुकड़ा लेंगे, या फिर मान लो आपने नहीं भी तोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस है, इसे आप इन दोनों में डालेंगे। मान लो कि आपने इसमें डाला, आपने देखा कि कलर में कोई चेंज नहीं आया। नीला लिटमस पेपर जो यहां से कन्वर्ट हुआ था, इस वाले में कन्वर्ट हुआ था नीला, इसमें डाला तो कोई कलर में चेंज नहीं आया। और जब आप इसमें डालते हैं तो इसका कलर जो है ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। तो जैसे ही ब्लू से रेड हो गया आप तुरंत समझ गए भाई कि ये जो है ये एसिडिक सोल्यूशन है, ये एसिडिक सोल्यूशन है और इसमें आपका डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा, आश्वित जल हो जाएगा। तो एक लिटमस पेपर दिया गया था आपको, लाल लिटमस पेपर, इसी से आपको पता करना था कि कौन से परखनली में कौन सा विलयन है, ठीक ना, और किसमें आश्वित जल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको डिवाइड नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों में से किसी एक में जैसे डालेंगे तो कलर चेंज अगर हो गया, लाल हो गया, तो हम बोल देंगे कि अम्लीय है विलयन। इस वाले में अगर मान लो नहीं हुआ तो हम बोल देंगे कि वो आश्वित जल है। तो ऐसे जो है आपको पता करना था। मैंने दो टुकड़ा इसलिए बोला कि एक टुकड़ा इसमें डालेंगे, एक टुकड़ा इसमें डालेंगे, नहीं भी डालो करोगे दो टुकड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल हमारा इस प्रकार बनेगा। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। हमें अब पढ़ना है रासायनिक गुणधर्मों को, है ना। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, यानी अलग अलग पदार्थों के साथ ये किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। एक्टिविटी 2.1 देखते हैं, यानी दूसरा जो चैप्टर है इसका पहला जो है क्रियाकलाप है। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के नमूने एकत्र कीजिए। अब देखो ये सारे जो अम्ल क्षारक आपको दिए गए हैं यहाँ पर, इन सब के नाम के साथ साथ फॉर्मूला भी आपको रटा होना चाहिए। मैंने आगे लिस्ट दिया हुआ है, इन सारे का आप याद कर लेंगे वहां से। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फ्थलीन एवं मिथाइल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होते हैं, अपने फ्रैक्शन को 2.1 में लिखिए। इस वाले सारणी में लिखना है। कहने का मतलब आपको एक वाच ग्लास लेना है,
आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस वॉच ग्लास में डालेंगे, है ना, एक बूंद जो है वॉच ग्लास में डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर हम क्या करेंगे, सूचक लेंगे। सूचक में क्या लेना है, लाल लिटमस पेपर लेना है, नीला लिटमस पेपर लेना है, फेनोल्फ्थलीन लेना है और मिथाइल ऑरेंज जो है आपको लेना है। और आपको बताना है कि आप जो है किस प्रकार का रंग परिवर्तन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एसिड ले लिया, आपने जो है यहां पर एसिड ले लिया, आपने ये HCl ले लिया, तो HCl हमने यहां पर ले लिया, विलियन का नमूना हमने यहां पर HCl ले लिया, तो लाल लिटमस विलियन का रंग कैसा हो जाएगा भाई। जो एसिड है वो क्या करता है, BAR से आपने देखा कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ये एसिड रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा कौन, बेस। तो लाल लिटमस विलियन के रंग में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, नीला लिटमस जो है विलियन वो रेड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो फेनोल्फ्थलीन विलियन, है ना, फेनोल्फ्थलीन विलियन के बारे में आपने देखा था कि ये रंगहीन है, ये रंगहीन है, उदासीन। अगर मान लीजिए विलियन उदासीन होता है या फिर विलियन अगर अम्लीय होता है तो ये रंगहीन होता है, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कलरलेस ही रहेगा, है ना, कलरलेस रहेगा। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो आपने पढ़ा कि अगर विलियन मान लीजिए उदासीन है तो ऑरेंज कलर का होगा, अगर अम्लीय है तो भी ऑरेंज नहीं, तब लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा लाल रंग का हो जाएगा। और अगर क्षारकीय है तो फिर ये पीले रंग का हो जाएगा, ठीक। तो ये हम बोल सकते हैं कि अम्ल के प्रेजेंस में ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक, ये रेड कलर का हो जाएगा। यहां आपने देखा था मिथाइल ऑरेंज जो है उदासीन में, नारंगी, अम्ल में जो है रेड कलर का हो जाएगा और क्षारीय विलियन में जो है रंगहीन हो जाएगा। फेनोल्फ्थलीन की बात करते हैं तो रंगहीन है उदासीन और अम्लीय में, और गुलाबी है क्षारीय में। तो इस प्रकार से आपको जो है भरना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि भाई सारे अम्ल, भाई सब अम्ल के केस में जो है सबके साथ सेम बिहेवियर आएगा कलर में, तो अम्ल को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, जो क्षारक है उन्हें हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो यही चीज मैंने यहां पर किया है। देखो जो भी यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं उन सारे को लिस्ट कर दिया है यहाँ पर। ये सारे के सारे अम्ल हैं, इन सारे अम्लों के नाम आपको याद रखने हैं और सबके फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, एकदम से रटे होने चाहिए, टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। ये सारे के सारे जो है ये क्षारक हैं, इसको हम लोग क्षारक कर देंगे, क्षार नहीं क्षारक कर देंगे, यानी कि बेस कर देंगे, ठीक, बेस कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो होते हैं ये अल्कली है, ये सारे क्या है, अल्कली है, क्षार है, क्षार है, ठीक है। ये भी अल्कली है, यानी कि क्षार है, ये भी अल्कली है, यानी कि क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप अल्कली बोल भी सकते हो, नहीं भी, चलो मैं इसको भी अल्कली बोल देता हूं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कली नहीं है, ये क्षार नहीं है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसी को हम लोग क्षार बोलते हैं। क्षार, हर क्षार जो है अपने आप में क्षारक है, लेकिन हर क्षारक जो है अपने आप में क्षार नहीं है। तो जो बेस वाटर सल्यूबल है उसी को हम लोग अल्कली बोल सकते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्षार बोल सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक क्षारक है, लेकिन जल में घुलनशील होने के कारण आप इसको क्षार भी बोल सकते हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्षारक है, लेकिन जल में घुलनशील होने के कारण इसे आप क्षार भी बोल सकते हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, जल में घुलनशील है, इसलिए आप इसको क्षार भी बोल सकते हो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल में नहीं के बराबर घुलता है ये अपने आप में क्षारक, लेकिन ये जल में घुलनशील नहीं होने के कारण हम इसे क्षार नहीं बोलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ हद तक जल में घुलनशील है,
तो आप इस क्षारक को जो है क्षार बोल सकते हो, ठीक। लेकिन ये कम घुलता है, ये याद रखिएगा। तो अगर हम मान लीजिए इनमें से कोई सा भी विलयन लेते हैं, इनमें से कोई सा भी विलयन लेते हैं तो वो अम्लीय होगा, है ना, अम्ल होगा अपने आप में। तो लाल लिटमस विलयन का रंग में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस विलयन जो है लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये भी यही बताया यहाँ पर, ठीक है। ये सब रंगहीन रहेगा फेनोल्फथालीन विलयन का कलर, और ये लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज का कलर। अगर आप इनमें से कोई सा भी नमूना लेते हो विलयन का तो वो अपने आप में क्या होगा, एक क्षार होगा, क्षारक होगा, क्षारकीय विलयन होगा, है ना, क्षारकीय विलयन बोलेंगे, क्षारकीय विलयन होगा। ऐसे केस में क्या होगा, लाल लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, जो लाल लिटमस पेपर बोल दो या फिर विलयन बोल दो, ब्लू हो जाएगा। जो ब्लू लिटमस विलयन होगा उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो फेनोल्फथालीन विलयन है वो गुलाबी हो जाएगा क्षारकीय विलयन के प्रेजेंस में, और मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है ये पीला हो जाएगा। ये सब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कौन विलयन है, कौन क्षारक है, कौन क्षार है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। अम्ल वाले में जो है आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो कि ये तीनों जो है मजबूत अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है। इसी को मजबूत अम्ल बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हो। और ये जो है ये कमजोर है, कमजोर अम्ल है, यानी कि वीक एसिड है। आपसे डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है कमजोर है चारों में। तो ये सब ध्यान में रखिएगा आप। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। अब तक जो भी आपने सूचक यहाँ पर देखे, ये सारे सूचक जो थे ये क्या है, कलर में चेंज करके आपको बताते हैं, कलर में चेंज करके आपको बताते हैं कि कौन सा माध्यम अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो गंध बदल देते हैं अम्लीय क्षारकीय माध्यम में, गंध बदल देते हैं। इन्हें हम लोग गंधीय सूचक बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। बारीक कटी हुई आपको प्याज लेनी है भाई, है ना, बारीक कटी हुई ऐसे प्याज लेनी है, और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, है ना। छोटा छोटा जो है कपड़ा का हमें क्या करना है, टुकड़ा लेना है, छोटा छोटा कपड़ा का टुकड़ा जो है हमें लेना है, और सबको एक प्लास्टिक के थैले में अच्छे से कस करके बांध देना है। पूरी रात फ्रिज में रहने देना है। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है ना। इस कपड़े का उपयोग जो है अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। ये जो कपड़ा है ना, इनमें प्याज की जो गंध है वो आ जाएगी, ये बात आप मानते हो। एक मान लो आपने छोटा सा थैला लिया, उसमें प्याज के कुछ टुकड़े डाल दिए आपने बारीक कटे हुए, और कुछ आपने कपड़े के टुकड़े डाल दिए जो एकदम से साफ सुथरा है, पहले से किसी टाइप का कोई स्मेल नहीं है उसमें, बंद करके अच्छे से सील्ड आपने कर दिया और फ्रिज में उसको डाल दिया, कुछ रात भर के लिए आपने डाल दिया। कल जब मॉर्निंग में होकर के आप उस कपड़े को निकालेंगे तो उसमें गंध होगी, प्याज की जो गंध होती है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। 2 टुकड़े लेने हैं, गंध की जांच करेंगे तो प्याज की जो गंध है वही गंध कपड़े से आएगी। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदे डालिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टुकड़े पर डालना है। मान लीजिए हमने 2 टुकड़े ले लिए, ठीक है, ये 2 टुकड़े हमने ले लिए, इस पे हमने तनु HCl डाला, यानी कि डाइल्यूट HCl डाला। तनु का मतलब समझ रहे हो ना, पानी ज्यादा है अम्ल कम है, पानी ज्यादा है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वास्तव में कम है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब पानी ज्यादा है लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कम है। तो इस पर हम लोगों ने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इस पर डाल दिया, इस वाले कपड़े के टुकड़े पर डाल दिया हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। हमने डाल दिया अच्छे से, इस वाले टुकड़े पर HCl, इस वाले टुकड़े पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। फिर क्या करना है, दोनों
दोनों के दोनों जो टुकड़े हैं जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। आप पाएंगे कि एक टुकड़े का गंध जो है गायब हो चुका है। एक टुकड़े, भाई स्टार्टिंग में दोनों के दोनों कपड़े के टुकड़े से प्याज की गंध आ रही थी। जब आप ये काम कर लेंगे ना कि एक पर HCl एक पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो एक टुकड़े से गंध बिल्कुल ही गायब हो जाएगी और एक टुकड़े पर गंध जो है बनी रहेगी। ठीक, तो आप यहां पर देख लीजिए, जिस पर आपने ये अम्ल डाला था HCl, वहां पर उस कपड़े के टुकड़े से प्याज की गंध नहीं जाएगी, है ना। प्याज की गंध जो है वो नहीं जाने वाली है, प्याज की गंध जो है नहीं जाने वाली है। और जिस पर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था वहां पर गंध जो है समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्याज की गंध आनी बंद हो जाती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो माध्यम है वो क्षारकीय है। लेकिन मान लीजिए कि गंध आ ही रही है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि वो अम्ल है या फिर उदासीन माध्यम है, क्योंकि अगर मान लीजिए माध्यम उदासीन है तो भी जो है गंध आएगी प्याज की, अगर मान लीजिए कि अम्लीय है तो भी गंध आएगी प्याज की। ठीक, तो उदासीन और अम्ल में डिफरेंशिएट जो है ये प्याज की गंध नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ अम्ल और क्षार में जो है डिफरेंशिएट जो है आसानी से जो ये गंध है वो कर लेगी। मान लीजिए कि आपके पास दो प्रकार का विलयन है, एक अम्लीय है दूसरा क्षारकीय है, तो प्याज की गंध से आप पता लगा सकते हो कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। ठीक, क्योंकि जहां गंध गायब हो जाती है वो क्षारीय है और गंध अगर गायब नहीं होती है तो वो अम्लीय है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो डालते हुए जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। ठीक है, और यहां से जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो फिर वो सर खुजलाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं था, सवाल छूट जाता है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया है, ऐसा वो बोलते हैं। तो आपको अच्छे से ये ध्यान में रखना है। अभी आगे और भी देखो, आप अपने प्रेक्षण को जो है यहां पर लिखना है, इस वाले एक्टिविटी में कही गई है। इसी एक्टिविटी का अगला हिस्सा है, अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए। वेनिला और लौंग का तेल लेना है, वेनिला और लौंग का तेल लेना है। इनकी गंधों की जांच कीजिए। पहले आपको सूंघ लेना है कि भाई कैसा गंध आ रहा है। ठीक, कुछ ना कुछ लौंग का गंध आप जानते हो, वेनिला कुछ ना कुछ इनका गंध होगा। एक परखनली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NOH का विलयन लीजिए। भाई दो हम लोगों ने परखनली जो है ले ली है, दो परखनली हम लोगों ने ले ली है। एक में HCl है और दूसरे में क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तनु है। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंद डालकर उसे हिलाएं, उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। आपको पहले क्या करना है, वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डाल देनी है। ये दो पदार्थ हम लोगों ने लिए हैं, लेकिन पहले हम लोग एक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने वेनिला एसेंस की जो है वेनिला जो विलयन है इसकी कुछ बूंद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स इसमें डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स हम लोग इसमें डालेंगे। क्या होगा, ठीक प्याज वाला केस होगा। इस वाले में गंध नहीं जाएगी भाई, गंध आएगी। जब आप इसमें डालेंगे तो वेनिला एसेंस की गंध जो है वो आएगी, गंध बनी रहेगी। लेकिन यहां पर जब आप डालोगे ना तो वेनिला एसेंस की गंध जो है वो गायब हो जाएगी। ठीक, तो गंध जो है बनी रहती है अम्ल के साथ। ये HCl के साथ लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो एसिड के साथ, गंध बनी रहती है। और अगर आप क्षारीय माध्यम लेते हो तो वहां पर गंध जो है समाप्त हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। ठीक, आपको क्या करना है, अब वापस से दो टेस्ट ट्यूब लेनी है भाई। एक में HCl तनु HCl, दूसरे में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको लेना है क्या, लौंग का तेल। लौंग का तेल आप बारी बारी जब डालोगे तो इस वाले में देखेंगे तो गंध जो है बनी रहेगी, लेकिन इस वाले से गंध जो है वापस से समाप्त हो जाएगी। तो आपने देखा प्याज, वेनिला एसेंस और लौंग का तेल, इन ये सारे जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इन सारे में आपने देखा कि अम्लीय माध्यम में इनकी जो गंध है वो बनी रहती है, अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इनकी गंध जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि आपको मैंने 2 विलयन दे दिया है ना, 2 विलयन मैंने आपको दे दिया। 2 विलयन जब मैंने आपको दिया तो एक में मान लो कि उदासीन है, एक में जो विलयन है वो उदासीन है और दूसरे में अम्लीय है। वैसे केस में ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गंधीय सूचक जो है, ये आपको नहीं बता पाएंगे कि कौन इसमें अम्ल है और कौन उदासीन है, नहीं बता पाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि उदासीन माध्यम में
जो इनके पास गंध होती है वही गंध जो है अम्लीय माध्यम में भी होती है, तो गंध में परिवर्तन होगा नहीं। हाँ, अगर आपको यह पता है कि भाई एक में अम्ल है, एक में अम्ल है और एक में क्षार है या क्षारक है या क्षारकीय विलयन है, वैसे केस में यह गंध आपको आसानी से, इन सारे पदार्थों का गंध जो है आसानी से बता देगी कि किस में अम्ल है और किस में अम्ल है और किस में क्षार है। भाई जिसमें गंध चला गया वो क्षार है, जिसमें नहीं गया वो अम्ल है। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। पहले हम लोगों ने देखे उन सारे सूचकों के बारे में जो कलर चेंज करके बताते हैं कि कौन अम्लीय माध्यम है, कौन क्षारकीय माध्यम है। फिर हम लोगों ने देखा अभी कि उन सारे पदार्थों के बारे में हम लोगों ने अभी देखा जो गंध में परिवर्तन करके बताते हैं कि कौन अम्लीय है विलयन है और कौन क्षारीय विलयन है, कौन अम्लीय माध्यम है, कौन क्षारीय माध्यम है। राइट। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? इन सारे का उपयोग किया जा सकता है। वेनिला, प्याज, लौंग का तेल। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। ठीक, कुछ और हम लोग एक्टिविटी करते हैं। देखो, एक एक चीज जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, क्या ही बताऊं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? मेटल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं अम्ल एवं क्षारक? एक्टिविटी 2.3 देखिए। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। यहां पर वो चित्र है। एक परखनली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु लिखा हुआ है मतलब पानी ज्यादा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें कम होगा। एवं इसमें जिंक, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। आपको एक जो है परखनली लेना है जिसमें ये परखनली है, ये परखनली है, जिसमें आपने क्या डाल लिया हुआ है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हुआ है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हुआ और इसमें आपने जिंक के कुछ टुकड़े डाले हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े डाले हैं। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं? ये आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर देखेंगे आप, दानेदार जिंक के टुकड़े के ऊपर आपको बबल्स नजर आएंगे, बुलबुले जो है नजर आएंगे। ठीक है, बुलबुले जो है नजर आएंगे आपको। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। जो बुलबुले आपको नजर आएंगे, बबल्स आपको नजर आएंगे, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के बीच में अभिक्रिया हुई है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई है, उनके बुलबुले हमें दिखाई पड़ते हैं। अब इस हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया कि प्रवाह नली से गुजारा साबुन के विलयन में। साबुन के विलयन में हम लोगों ने गुजारा, तो क्या हुआ कि साबुन के बुलबुले बने हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी है। ठीक, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? ठीक, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। राइट, साबुन के बुलबुले, साबुन के विलयन से जब इसको गुजारा गया तो यहां पर देखो, यहां पर बुलबुले बने हैं जिसमें क्या है कि हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसके पास ये जो बुलबुले हैं बबल्स हैं, इसके पास जब मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को लेकर के जाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो है जलती है। ध्यान यहां पर देना है आपको कि फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। फटफट के ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जो है जलती है। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉप साउंड के साथ, जो है पॉप साउंड के साथ जलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अभिक्रिया होती है तो एक गैस उत्पन्न होती है जो फटफट के ध्वनि के साथ जलती है, बताइए वो गैस कौन सी है? तो ये खासियत किसकी है भाई? किसकी विशेषता है? हाइड्रोजन गैस की विशेषता है जो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक, कुछ अन्य अम्ल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। है ना, हमने पहली बार में क्या लिया भाई? पहली बार में हम लोगों ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। कहा जा रहा है आपसे कि आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, तनु नाइट्रिक अम्ल लीजिए, तनु आप ये एसिटिक अम्ल लीजिए। इन सारे को लीजिए और इन सारे के साथ भी सेम चीज कीजिए आप, और अपने प्रेक्षण को लिखिए। आपसे पूछा गया प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न है, तो आपको समान ही मिलेगा।
आप यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर आप यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल ले लो, एसिटिक अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो। सारे के केस में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित हो रही है। सारे के केस में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और यहां पर बनेगा एक लवण, एक सॉल्ट बनेगा। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। देखो जो अम्ल होते हैं ना उसमें हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का जो है विस्थापन होता है वहां पर, किसके द्वारा? धातु के द्वारा। धातु के द्वारा जो है हाइड्रोजन का विस्थापन होता है और वो विस्थापित जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ, किसने किया? धातु ने किया और हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती हुई नजर आती है और यहाँ पर लवण बनता है। तो आपको अच्छे से ये कंठस्थ होना चाहिए कि अम्ल और धातु के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये धातु जो है हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए। वैसे ही केस में जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में सक्रियता श्रेणी में जो है, जो कि आप अगले वाले चैप्टर में देखेंगे, उसमें ये जो धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारे जो धातु हैं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस वहां पर उत्सर्जित नहीं होगी, क्योंकि ये सारी धातुएं होती है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? यानी इन सारे के साथ जो है हमें समीकरण जो है लिखनी है ना। जिंक और HCl के साथ, जिंक HNO3 के साथ, जिंक और इसके साथ, ठीक। तो मैं एक लिख करके आपको दिखाता हूं, है ना, जो हमसे दिया गया था स्टार्टिंग में। हमारे पास अम्ल था H2SO4, है ना। इसका हम लोगों ने विलयन लिया था, तनु विलयन लिया था। इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाले थे, अभिक्रिया हुई इन दोनों के बीच में, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। लवण यहां पर बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी, राइट। अगर आप यहां पर HCl लेते हो, मान लो कि यहां पर आपने HCl लिया था और आपने दानेदार जिंक के टुकड़े डाले थे, तो यहां पर ZnCl2 बन जाता और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। हर केस में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और यहां पर क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा। तो ये सब क्या है? लवण है। तो यहां देखो HCl में H है जिसको विस्थापित कर दिया इस जिंक ने विस्थापित कर दिया। यहां पर H2SO4 है, यहां से जो हाइड्रोजन है इसको विस्थापित कर दिया इस जिंक ने, और ये जो जिंक है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। एक्टिविटी 2.4 देखते हैं। एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, टुकड़े रखिए। एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। भाई एक परखनली हमें, एक टेस्ट ट्यूब जो है हमें लेना है, इसमें जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डाल देने हैं और इसमें 2 मिलीलीटर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है लेना है और इसको जो है पूरे को गर्म करना है। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण को लिखिए। यानी सेम चीज आपको करना है। यहां से प्रवाह नली डाल करके जो है उस गैस को साबुन के विलयन से गुजारना है, वहां पर फिर से बुलबुले आपको मिलेंगे, वहां पर जलती हुई मोमबत्ती आपको लेकर के जानी है और चेक करना है कि क्या होता है। तो यहां भी आप देखेंगे तो इस वाले अभिक्रिया में ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्षार और धातु के बीच में अभिक्रिया आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। केवल यही आपसे पूछा जाता है। देखो ये धातु है और ये क्या है? क्षार है। इनके बीच में अभिक्रिया होती है। तो अम्ल और धातु के बीच में अभिक्रिया पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपने यहां पर देखे। इनके ऊपर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। क्षार और धातु के बीच में अभिक्रिया होती है, उनके ऊपर जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जो है सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। कैसी अभिक्रिया? कि क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करे और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाए। ऐसी अभिक्रिया जो है बहुत कम होती है।
इसीलिए मैंने यहाँ पर VVI मार्क किया है कि ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो अभिक्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है, ये अपने आप में सॉल्ट है। तो सोडियम जिंकेट का जो है आप क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे Na2ZnO2, ठीक है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है और यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है बनता है, लेकिन ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। जिंक ने ये काम कर दिया, हर धातु जो है ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी आपने देखा केवल धातु और अम्ल के बीच में अभिक्रिया, अब कहा जा रहा है केवल धातु नहीं है, धातु का कार्बोनेट है। जैसे धातु कैल्शियम है, लेकिन इसी का कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये हो जाएगा, ठीक। जैसे धातु सोडियम है, लेकिन इसी का कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, और इसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे आप बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो, है ना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या फिर धातु बाई कार्बोनेट बोल दो, बात एक ही है। तो धातु का जो कार्बोनेट होता है या फिर बाई कार्बोनेट होता है वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं या फिर अम्ल उसके साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इनके बारे में हम लोग अब देखते हैं, है ना। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो परखनलियां लीजिए जिन्हें A और B से आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। परखनली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए, Na2CO3 लीजिए ये, एवं परखनली B में 0.5 ग्राम आप सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, है ना। ये धातु का कार्बोनेट है, ये धातु का बाइकार्बोनेट है, सोडियम अपने आप में धातु है। दोनों परखनलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु HCl मिलाइए, तनु HCl मिलाना है। आप क्या निरीक्षण करेंगे, चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, चूने का पानी, चूना पानी मतलब क्या, चूना पानी मतलब क्या, पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। चूना पानी का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, ये चूना पानी है। इससे प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, A और B आपने लिख दिया दोनों पर, कौन A है कौन B है। एक में आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है और दूसरे में आपने 5 ग्राम एक में आपने 0.5 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट लिया है और दूसरे में आपने 0.5 ग्राम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है। दोनों में आपने क्या डाला है, 2 मिलीलीटर तनु HCl डाला है। दोनों के केस में आप देखेंगे एक गैस जो है निकलती है और उसे आपको क्या करना है, चूने पानी से प्रवाहित करना है उस गैस को। तो यहां पर देखिए परखनली लिया हुआ है, ये A परखनली लिया हुआ है, सेम सेटअप आप परखनली B के साथ करेंगे। इसमें डाला गया है सोडियम कार्बोनेट को, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को इसमें डाला गया है और 2 मिलीलीटर जो है इसमें डाला गया है क्या, तनु HCl। यहां पर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले आपको नहीं पता था, चलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि कौन सी गैस है आपको नहीं पता था। आपने इस गैस को क्या किया, बाहर निकाला और इसको गुजारा किससे, चूने पानी से, चूने पानी के विलयन से, है ना। चूने पानी से आपने गुजारा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, चूना पानी इसी को बोलते हैं। इससे आपने गुजारा तो आपने देखा कि ये दूधिया हो गया। और हम जानते हैं कि चूने पानी को दूधिया करने का काम कौन सी गैस करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें यहां से समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर आप इस गैस के सामने जलती हुई मोमबत्ती को लेकर के जाएंगे तो वो मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है। तो हाइड्रोजन गैस के सामने जब आप मोमबत्ती को लेकर जाएंगे तो वो फटफट के ध्वनि के साथ जो है गैस जलती है, लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सामने जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो वो गैस वो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है, ठीक। और चूने पानी को दूधिया करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। सेम आप क्या करेंगे, परखनली B के साथ करेंगे, लेकिन उसमें सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, NaCO3। ये सारे फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए।
तो यहां पर देख लो परखनली ए में कौन सी अभिक्रिया होगी। हमने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया था, 2 ml हम लोगों ने HCl लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई जो चूने पानी को दुधिया बना दी। इसके अलावा हमें यहाँ पर और कौन से उत्पाद मिलते हैं, हमें यहाँ पर लवण मिलेगा और हमें यहाँ पर जल मिलेगा। परखनली बी में हम 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, वहां भी हम लोगों ने 2 ml HCl डाला। यहां भी आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, यहां भी सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। तो चलो पहले यहां पर आगे और देख लेते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम लोगों ने प्रवाहित किससे करवाया, चूने के पानी से प्रवाहित करवाया। तो चूना पानी जो है दुधिया हो गया। भाई क्यों दुधिया हो गया? चूना पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, उससे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाया, तो ये दुधिया हो गया। क्यों दुधिया हो गया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है यहाँ पर अवशेप प्राप्त होता है, उजले रंग का अवशेप प्राप्त होता है, इसीलिए दुधिया हो जाता है। हम लोग ऑलरेडी चर्चा भी कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, यानी इस पूरी सीरीज का जो पहला चैप्टर आया था उसमें हम लोगों ने इस पर जो है चर्चा किया हुआ है अच्छे से। ठीक, अब देखो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, श्वेत अवशेप प्राप्त हुआ, इसका ठोस के रूप में ये प्राप्त होता है, इसके कारण चूना पानी दुधिया हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अगर हम चूने पानी से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाएंगे तो पहले तो ये बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो जल में घुलता नहीं है, अवशेप के रूप में प्राप्त होता है, उजले रंग का अवशेप है, और इसी के कारण चूना पानी दुधिया हो जाता है। फिर ज्यादा आप प्रवाहित करवाएंगे ना तो ये दुधियापन खत्म होने लग जाएगा, ये दुधियापन खत्म होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो जल में घुलनशील है, इसीलिए दुधियापन समाप्त होने लगेगा। समझ में आया आपको? चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन खड़िया, जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, मार्बल यानी कि संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कौन? लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, चूना नहीं है, चूना पत्थर है। चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, केवल चूना कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। चौक की बात करते हैं, संगमरमर बात करते हैं। अंडे का जो छिलका होता है, अंडे का जो छिलका होता है, खाल भी आप बोल सकते हो या फिर छिलका बोल सकते हो, शेल जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धातु का कार्बोनेट हो, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया आप करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा, और गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। भाई कौन सा लवण बनेगा डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो है आपने किस धातु का आपने कार्बोनेट लिया है या फिर बाइकार्बोनेट लिया हुआ है, उसी धातु का लवण बनेगा। ठीक, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो पक्की बात है कि उत्सर्जित यहां पर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों भी यहां पर बनते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? अब कहा जा रहा है कि भाई अम्ल की अभिक्रिया हम लोगों ने धातु से करवा दी, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करवा दी। ये अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे समझाने के लिए एक्टिविटी 2.6 आपको दिया गया है। परखनली में 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंद फिनोल्फ्थलीन विलयन डालिए। फिनोल्फ्थलीन विलयन डालना है। एक परखनली लिया गया है, इसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, 2 बूंद फिनोल्फ्थलीन विलयन डालिए। तो फिनोल्फ्थलीन विलयन जो है ऐसे तो रंगहीन होता है अम्लीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में, लेकिन जब आप इसको इसमें डालेंगे, ये तो क्या है भाई, क्षार है, क्षार है। जब आप इसमें डालेंगे तो वो रंगहीन फिनोल्फ्थलीन विलयन का जो ये फिनोल्फ्थलीन की बूंदें हैं, वो जो रंगहीन बूंदें हैं वो गुलाबी रंग की हो जाएगी। ठीक,
विलयन का रंग क्या है, तो जो है ये पिंक है ना, गुलाबी। इस विलयन में 1 बूंद तनु HCl विलयन डालिए। अब जो गुलाबी रंग का विलयन ये हो चुका है, अब इसमें क्या करना है, तनु HCl डालना है। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया, परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि जो गुलाबी रंग का विलयन था ना, अब ये रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और रंगहीन कब कब होता है, फिनोल्फ्थलीन का जो रंग है वो रंगहीन कब कब होता है, रंगहीन भाई तब तब होता है जब माध्यम अम्लीय होता है या फिर माध्यम जब न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक गुलाबी रंग था तब तक हम बोल सकते हैं कि माध्यम जो है अम्लीय था। अब गुलाबी रंग गायब हो गया, रंगहीन हो गया, मतलब अब ये अम्लीय माध्यम नहीं है, अब ये उदासीन माध्यम बन जाता है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थलीन का रंग क्यों बदल गया, ये पूछा जा रहा है। क्यों बदल गया, क्योंकि अम्ल ने क्षार के प्रभाव को समाप्त कर दिया, क्षारीय प्रभाव को समाप्त कर दिया, तभी तो इसका रंग बदल गया। अब उपरोक्त मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें मिलाइए। अब वापस से क्या करना है कि कुछ बूंदें जो है मिलाना है। क्या फिनोल्फ्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, बिल्कुल। जब आपने कुछ और क्षार की बूंदें डाल दिया, मतलब विलयन अब क्षारीय हो चुका है, तो वापस से जो है जो रंगहीन इसकी बूंदें हैं फिनोल्फ्थलीन की, वापस से जो है गुलाबी रंग की हो जाएगी। फिनोल्फ्थलीन का जो कलर है, बूंदे तो दिखेगी नहीं ना, बूंद के रूप में जो कलर है वो रंगहीन से जो है गुलाबी हो जाएगा। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विलयन मिश्रण है वो अब क्षारीय है, क्योंकि क्षार जो है ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। जब हमने दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हुआ, पहले अम्ल ने क्षार के प्रभाव को खत्म किया था, जब आपने दोबारा से क्षार की बूंदें कुछ डाल दी तो वापस से वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दिया है ना, और क्षारीय हो गया। तो ये अभिक्रिया होती है। देखो ये क्षार है, ये अम्ल है, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो यहां पर देखो एक लवण बनता है और यहां पर जल बनता है। ठीक, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये याद रखिएगा, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है, इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अम्ल और धातु के बीच में अभिक्रिया को देखा, उसके बाद अम्ल और धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के बीच में अभिक्रिया को देखा, उसके बाद अम्ल और क्षारक के बीच में अभिक्रिया को देखा। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, है ना। हम लोगों ने मेटल के साथ पहले देखा, सिंपली मेटल के साथ देखा, फिर हम लोगों ने देखा मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं, है ना, या फिर जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनके साथ देखा। अब हम लोगों को ऑक्साइड के साथ देखना है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनके साथ अम्ल जो है कैसे अभिक्रिया करते हैं। और मेटल के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया हुआ, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक्टिविटी 2.7 से आपको समझाया गया है। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। कॉपर ऑक्साइड का कुछ मात्रा हमें लेना है एक बीकर में, ठीक, और उसमें जो है हमें डालना है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हिलाते हुए जो है डालना है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए क्या सब हुआ। आप देखेंगे विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा, ग्रीन ब्लू हो जाएगा। एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो कि ठोस के रूप में था, अब वो अच्छे से घुल जाएगा इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है, यानी CuCl2 ये बना है। ये कॉपर क्लोराइड है जो कि नीले हरे रंग का होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये नीले हरे रंग का होता है। पहले था कॉपर ऑक्साइड, ये था, जब हमने इसमें डाल दिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो कलर है वो कैसा हो जाएगा भाई, नीले हरे रंग का हो जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण ऐसा होता है। धातु ऑक्साइड अम्ल के बीच अभिक्रिया
होने वाली सामान्य अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। अभी आपने देखा था कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, है ना, अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है तो बनता है लवण और जल। यहां पर देखो आप, अम्ल है लेकिन क्षारक नहीं है, धातु ऑक्साइड है, फिर भी यहां पर लवण और जल ही बन रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ये धातु ऑक्साइड है यही क्षारक के जैसे बिहेव कर रहा है, जो धातु ऑक्साइड है यही क्षारक के जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये भी अपने आप में उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। यहां पर जो धातु ऑक्साइड है हम बोल सकते हैं कि ये क्षारक के जैसे ही बिहेव कर रहा है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि धातु के ऑक्साइड जो है क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल के साथ तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, लवण और जल बनता है। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ, है ना, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान, इस अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। यही चीज मैंने आपको यहां पर बताया, राइट। तो यहां पर अभिक्रिया कौन सी हुई होगी आपको लिख करके जो है कहा गया है कि बताना है। हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था और उसमें डाला था HCl, यहां पर बन गया CuCl2 और यहां पर ये सॉल्ट हो गया और यहां पर बना जल। इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। यहां पर 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, यहां पर एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहां पर हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक कॉपर का एटम यहां पर है, एक कॉपर का एटम यहां पर है, एक ऑक्सीजन का एटम यहां पर है और एक ऑक्सीजन का एटम यहां पर है। तो ये आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक, ये बैलेंस हो चुका है। आगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो आपके बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, उनकी अभिक्रिया, लेकिन धातु के ऑक्साइड के साथ नहीं, अधातु के ऑक्साइड के साथ, अधातु के ऑक्साइड के साथ। एक्टिविटी 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग चूना पानी भी बोलते हैं, के बीच हुई अभिक्रिया देखी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ये चीज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखो हम लोगों ने क्या किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाया था चूने पानी से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। आपने वहां पर देखा था कि एक श्वेत अवक्षेप बना था, कौन सा था वो? कैल्शियम कार्बोनेट था, ये था, और साथ में जो है यहां पर जल बनता है। तो ये क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है, ठीक। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि अधात्विक ऑक्साइड है। और ये आपका क्या है? एक क्षार है, क्षारक है या क्षार है, आप बोल सकते हो कि बेस है। ये बन गया आपका सॉल्ट, लवण बन गया, और ये बन गया वाटर। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जो अम्ल होते हैं और जो ये क्षार होते हैं, अम्ल और जो क्षार होते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। यहां भी लवण बना है और यहां भी जल बना है। यहां पर क्षार है, लेकिन अम्ल के स्थान पर जो है यहां पर क्या है? अधातु का ऑक्साइड है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यही चीज आपसे कहा गया है, क्योंकि बन तो यहां पर भी लवण और जल ही रहे हैं, यहां पर भी लवण और जल बन रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड है ये अम्लीय प्रकृति के हैं। ये कैसे होते हैं भाई? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब आपसे जो है कुछ प्रश्न पूछा जाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए? देखो, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ डालते हैं तो दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। कुछ जो है पॉइजनस बोल सकते हो कि यौगिक बनते हैं, कुछ हानिकारक जो है, कुछ विषैला पदार्थ जो है बनता है पीतल एवं तांबे और इस अम्ल के बीच में अभिक्रिया होने से, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और धातु के बीच में अभिक्रिया तो होती ही है, तो कुछ जो है विषैला पदार्थ का निर्माण होता है और वो विषैला पदार्थ जो है हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, इसीलिए जो है नहीं रखा जाना चाहिए। तो सीधा सा आंसर है कि विषैला पदार्थ का निर्माण होता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हम लोगों ने देखा धातु और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है तो धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाएं, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे, फटफट के धोने के साथ ये गैस जलती है। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। कोई धातु है जो यौगिक ए के साथ, कोई धातु यौगिक ए, अच्छा ए जो है एक धातु यौगिक है, धातु नहीं है, धातु का कोई कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने का काम जो है मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल जो है आग को बुझाने के लिए किया जाता है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अम्ल जब अभिक्रिया करता है धातु का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित होती है। ठीक, तो जो प्रश्न है इनके उत्तर जो है यहां पर मैंने लिख दिए हैं। राइट, कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 ही थे ना? हाँ, 3 प्रश्न है। तो जो धातु यौगिक है ए, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो हम लोगों ने देखा कि लवण जो है बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जल बनता है। ये जो है आग बुझाने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने का काम करती है, जलती मोमबत्ती को बुझा देती है और चूने पानी को दुधिया भी जो है कर देती है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न जो है हमारे बनते हैं और इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है हमारा समाप्त होता है। राइट, पार्ट 1 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।